गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय करेंगे। सो आज है 27 दिसंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी को जो है सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप न्यू है तो देखिए आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि अभी जो है हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार को जो है वितरित किया गया है। तो अभी इसमें ही बेसिकली अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के कौन विजेता है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट में जो है आप लोगों से मैं क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछती हूँ, और हम जो है आज 27 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और स्टैटिक जीके पोर्शन तो देखना बहुत ज्यादा आज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो मैं आज कराऊंगी आप लोगों को स्टैटिक जीके का पोर्शन, वहां से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो देखिए अब करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। तो आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से क्विक रिवीजन। अभी हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया, तो 25 दिसंबर के दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, सुशासन दिवस मनाते हैं। किनके जयंती पर मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वहीं अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है अभी कृषक उपहार योजना के तहत जो है राज्य के द्वारा जो है किसानों को ट्रैक्टर उपहार दिया गया है। यानी किसान दिवस के उपलक्ष्य पर अभी किसानों को जो है 51 किसानों को जो है ट्रैक्टर उपहार में दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। वहीं अभी बिहार पुलिस के द्वारा जो है मिशन इनिशिएटिव @75 डेज पहल की शुरुआत की गई है। यानी 1 जनवरी से इसे लागू किया जाएगा, ताकि जो भी किसी भी तरीके का अगर बोल सकते हैं कि कोई समस्या आती है या फिर कोई भी ऐसा केस आता है तो उनको जो है पुलिस को पूरी जिला का जो भी वहाँ पे पुलिस है उनको जो है जो भी केस आएगा उन्हें जो है 75 डेज के अंदर उसे पूरा करना होगा, खत्म करना होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के गवर्नर बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, इनका नाम है वीटा दानी। क्या नाम है, वीटा दानी। नेक्स्ट है यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 में भारत को कितनी परियोजनाओं को यहाँ पे शामिल किया गया है, तो 6 जो है भारत की परियोजनाएं हैं। कल की वीडियो में मैंने जो है इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था आप लोगों से। अगर आप लोगों ने जो कल की वीडियो को नहीं देखा है तो कल की वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है किस टीम ने जो है अभी 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है, तो दिल्ली के द्वारा जो है अभी 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता गया है। वहीं आई रिपोर्ट के अनुसार अभी भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो पूरे यहाँ पे जो है 8%। कितने, 8% जो है भारत के द्वारा जो है कोयला आधारित बिजली उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया है। वहीं पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती कब मनाई जाती है, तो 25 दिसंबर को ही हम लोग पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाते हैं। आप लोगों को पता है कि बनारस विश्वविद्यालय को जो है इनके द्वारा ही स्थापित किया गया था। कौन से सन में किया गया था, जरा आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा न्याय सुधार के लिए 35 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है, तो चंडीगढ़ में किया गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट है विश्व भारती में शोधकर्ताओं के द्वारा खोजे गए बैक्टीरिया का नामकरण किनके नाम पर किया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर जो है अभी विश्व भारती के शोधकर्ताओं के द्वारा जो बैक्टीरिया का खोज किया गया है उसका नामकरण रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने कर लिया है क्विक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। आज है 27 दिसंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में अभी संसद में पारित विधेयक में इंडियन पैनल कोड आईपीसी को खत्म करके संहिता को लागू करने का प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा भारतीय न्याय संहिता। क्या भारतीय न्याय संहिता को जो है अभी यहाँ पर इंडियन पैनल कोड को खत्म करने की जगह पे क्या बात किया गया है कि भारतीय न्याय संहिता होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। हाल ही में साहित्य अकादमी में अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 का विजेता किसे चुना गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा सुधा मूर्ति। क्या सुधा मूर्ति ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो इन्हीं को जो है अभी साहित्य अकादमी अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए जो है इन्हें चुना गया है। तो आपको याद रखना है उनका नाम क्या है, सुधा मूर्ति। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट नोट की। तो अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 जो है सुधा मूर्ति को प्रदान किया गया है। सुधा मूर्ति को जो है उनके कहानी संग्रह ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए ये पुरस्कार दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नाम याद रखना है, सुधा मूर्ति। क्या सुधा मूर्ति इनका नाम है, जिन्हें अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए, तो अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार। तो इतना आपको याद रखना है कि आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लेखक कौन बने हैं, तो याद रखिएगा अभी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार में युवा पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो इनका नाम क्या है, तो अतुल कुमार राय है। क्या नाम है इनका, अतुल कुमार राय, जो कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 इन्हीं को दिया गया है। तो इनका नाम आपको याद।
आइए बात कर लेते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो अभी हाल ही में 20 दिसंबर 2023 की बात करें तो अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार को जो है देने की घोषणा की गई है। इसमें 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसमें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो संजीव को दिया गया है। उनके उपन्यास की बात करें तो मुझे पहचानो उनका उपन्यास है। इसके लिए जो है इन्हें भी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है हिंदी भाषा के क्षेत्र में। वही नीलम शरण गौड़ का जो है बेसिकली इनका उपन्यास है रिक्विम इन राग जानकी, जो कि अभी इनको जो है अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है। साथ ही सादिका नवाब शहर के उपन्यास जिस इनका नाम है और इनके उपन्यास का क्या क्या नाम है, राजदेव की रमराई, जो कि उर्दू भाषा के लिए जो है इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। और इस बार के पुरस्कारों की बात करें तो इसमें जो है इस साहित्य में बेसिकली जो है 9 कविता संग्रह होंगी, 6 उपन्यास है, 5 कहानी संग्रह है और 3 निबंध है और एक आलोचना भी शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, इसमें आपको जो है बहुत कुछ जो है याद भी रखना होगा। तो एक बार जो है आप लोग इसे ना एक दो बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपको जो है ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना सारा एक बार में आप याद करने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो आपको बस 3-4 बार ना इसे पढ़ के छोड़ देना है। कैसे, तो देखिए अभी हम जान लेंगे यहाँ पे उपन्यास के लिए जो है पुरस्कार विजेता लेखक कौन है। तो इनका नाम है, याद रखिएगा, स्वप्नमय चक्रवर्ती, जो कि बंगाली के लिए दिया गया है और इनका जो उपन्यास है वो क्या है, जल रे ऊपर पानी। नेक्स्ट है यहाँ पे कृष्णतम खेती, जो कि मराठी के लिए, और इनका उपन्यास क्या है, रिगड़ है। वही राजशेखरन, जो कि तमिल भाषा के लिए दिया गया है और इनके उपन्यास की बात करें तो नीरवाजी पुदुवुम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कहानी संग्रह के बारे में। तो जो लेखक है इनका नाम क्या है, तो पहला नाम है यहाँ पे प्रणब ज्योति डेका, जो कि असमिया भाषा में श्रेष्ठ गेल्पो। वही नंदेश्वर देमारी बोडो के लिए दिया गया है, जऊ सफरीन दावन। और तारासीन बाक्सी की बात करें जो कि संथाली में दिया गया है, जाबा बाहा के लिए। प्रकाश एस पर्यकर, जो कि कोंकण भाषा में दिया गया है, वर्षल के लिए। वही टी पतंजलि शास्त्री, जो कि तेलुगु भाषा के लिए दिया गया है और इनकी कहानी की बात करें तो रामेश्वर ककुल मरिकोनी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, कहानी है यहाँ पे रामेश्वर काकुल मारिकोनी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि कहानी और उपन्यास के बारे। तो देखिए यहाँ बात कर लेते हैं यहाँ पे निबंध में जो है किन किन लोगों को जो है पुरस्कार दिया गया है। तो पहले की बात करें यहाँ पर तो इनका नाम है लक्ष्मी सा तोलपाड़ी, जो कि कन्नड़ भाषा के लिए महाभारत का अनुषादा भारती। नेक्स्ट यहाँ पे बासुकी नाथ झा, जो कि मैथिली भाषा के लिए दिया गया संकेतन को समझना। वहीं युद्ध वीर राणा को नेपाली भाषा के लिए नेपाली लोक कथाओं और लोक संस्कृति का परिचय के लिए दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मलयालम लेखक वी रामकृष्ण को आलोचना के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये नाम तो आपको जो है स्टार लगा के याद रखना है, क्योंकि आलोचना जो है एक ही आलोचना को यहाँ पे जो बेसिकली साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, जो कि मलयालम लेखक है, इनका नाम है वी रामकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करें अगर कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है इसे कब स्थापित किया गया, तो वर्ष 1954 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि एक साहित्य सम्मान है, इसे स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी राष्ट्रीय पत्र अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला है। ये पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारतीय सरकार के द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान होता है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे, तो इनका नाम भी याद रखना है। इनका नाम क्या है, तो R.K. नारायण थे, जो कि 1960 में इनके उपन्यास द गाइड के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था। तो पहले वाले आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से करंट करना पूछ के क्या पता पहले वाला पूछ लिया जाए किसी भी एग्जाम में। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि विजेता रहे हैं पहले, इनका नाम क्या है, R.K. नारायण। इनको जो है 1960 में इनके उपन्यास द गाइड के लिए दिया गया था। और अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है, तो आपको जो है इस वीडियो को खत्म होने के बाद एक बार आप फिर से जो है इसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा अपने आप से, और हो सके तो कॉपी में नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हाल ही में विंटर कार्निवल कहाँ शुरू हुआ है, तो विंटर कार्निवल फेस्टिवल की बात करें तो भी इसकी शुरुआत कहाँ हुई है, तो कहाँ होगी, तो शिमला में हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि कितने लोगों को जो है अभी पता है और जल्दी से वो लोग आंसर कर सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया। तो प्रोजेक्ट प्रयास की बात करें, इसे जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, IOM के द्वारा जो है अभी प्रोजेक्ट प्रयास को लॉन्च किया गया है। तो आइए समझते हैं इसकी बैकग्राउंड।
बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो अभी जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा जो है प्रोजेक्ट प्रयास को लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली ये है क्या, देखिए अगर कोई भी भारत से कहीं भी बाहर जाता है तो अगर वो जो है उसका प्रॉपर एक प्रोसेस होता है कि वो कैसे जो है विदेश में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस प्रोसेस को वो फॉलो ना करे और वो कहीं भी चला जाए आउट ऑफ कंट्री, तो उसके साथ ना वहाँ पे क्या होगा उसे भी नहीं पता। तो इसी के लिए जो है कि कोई भी अगर स्टूडेंट है या फिर कोई भी अन्य आम आदमी है जो कि वहां पे जाके काम करना चाहता है या पढ़ाई करना चाहता है, तो उससे संबंधित यहाँ पे बातों को जो है यहाँ पर बताया गया है कि प्रयास को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा, ताकि भारत के साथ मिलकर, ताकि जो भी भारतीय है वो कहीं पे भी अगर जाते हैं कहीं भी विदेश में, तो उनके साथ जो है किसी भी तरीके का गलत बर्ताव ना हो, या फिर वो किसी तरीके से गलत तरीके से किसी भी कंट्री में जो है एंटर ना करे, क्योंकि उसके बाद जो है वहां पर उनके साथ क्या व्यवहार होगा उन्हें भी नहीं पता है। तो इसीलिए जो है इस तरीके की घटना ना हो, इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा जो है प्रोजेक्ट प्रयास को लॉन्च किया गया है। इसमें जो भी भारतीय श्रमिक होंगे चाहे छात्र होंगे, उनको सुरक्षित व्यवस्थित नियमित जो है प्रवासन की सुविधा को लॉन्च किया गया है, कैसे जो है उन्हें लेके चलना है। और इस परियोजना में जो है इसका उद्देश्य विदेश मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से जो है इसे जो है इस माध्यम अभी जो है इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें भारतीय श्रमिकों को और छात्रों को सुरक्षित व्यवस्थित नियमित सुविधा प्रदान करने की बात की गई है, किसके द्वारा, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन प्रशासन के द्वारा। वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन जो की स्थापना कब हुआ था, इसका तो 1991 ईस्वी में जो है यहाँ पर इसको स्थापित किया जाता है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड और जनेवा में है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड के जनेवा में जो है इसका मुख्यालय है। तो इतना आपको याद रखना है कि प्रयास प्रोजेक्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया मैंने आप लोगों को बता दिया है, कोई डाउट हो तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार का कितने प्रतिशत स्वेज नहर से होकर गुजरता है, तो याद रखिएगा पूरे 12%, यानी ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अगर हम बात करें स्वेज नहर की, जो कि बहुत ज्यादा व्यस्त वो नहर है, अगर हम लोग देखें तो, क्योंकि यहाँ का जो है पूरे विश्व का यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा व्यापार का जो आवाजाही होता है वो यहीं से होता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वेज नहर के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अपने दिमाग में जो है ना इस बात को बैठा लीजिएगा अभी, ठीक है। तो देखो स्वेज नहर की बात करें तो स्वेज नहर जो है कृत्रिम समुद्री स्तरीय राजमार्ग है, जो कि मानव द्वारा बनाया गया है। इसे उत्तर से दक्षिण से बहते हुए भूमध्य सागर से जो है ये लाल सागर को जोड़ने का काम करता है। ये नहर जो है अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करने का काम करता है, वहीं एशिया और यूरोप के बीच जो है छोटे समुद्री मार्ग को ये प्रदान करता है, ताकि जो एशिया और यूरोप के बीच की जो है यहाँ पे आवाजाही को यहाँ पे देखा जा सके, ठीक है। तो ये इस तरीके का बहुत पतला सा यहाँ पे मार्ग है, जो कि क्या करता है, यहाँ पे यूरोप और एशिया को जोड़ने का काम करता है। ये विश्व में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली शिपिंग लेन में से एक है, जो कि विश्व के कुल व्यापार की बात करें तो पूरे 12% से अधिक जो व्यापार जो है स्वेज नहर से ही होता है। ये बेसिकली जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले तेल, प्राकृतिक गैस और आदि माल वाहकों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग का काम करती हैं। वहीं स्वेज नहर का प्राधिकरण की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार इसके आंकड़े क्या बोलते हैं कि वर्ष 2020 में लगभग 19,000 जहाजों, जो कि प्रतिदिन औसतन की बात करें तो 51.5 जहाजों पर लगभग जो है यहाँ पर 1.17 बिलियन टन माल इस नहर के माध्यम से जाता है। वहीं ये नहर जो है मिस्र की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख आय का स्रोत है, क्योंकि ये वहीं पर ही बिल्कुल स्थापित है और इसका जो कंट्रोल मिस्र के हाथ में ही है। अफ्रीकी देश ने जो है पिछले साल इस नहर से जो है 5.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त किया था। इसी के साथ मिस्र ने 2015 में जो स्वेज नहर है इसका विस्तार करने वाली योजना की घोषणा की, और इसका उद्देश्य जो है माल वाहक जहाजों के प्रतिरक्षा समय को कम करना था, और वर्ष 2023 तक ये नहर का उपयोग करने वालों के लिए जो है जहाज की संख्या जो है दुगनी करने की बात कही गई, ताकि यहाँ से जो क्या होगा कि मिस्र को जो है इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग इतिहास के बारे में। तो स्वेज नहर के इतिहास के ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो स्वेज नहर जो कि ऐसी पहली नहर है जो कि भूमध्य सागर को सीधे लाल सागर से जोड़ने का काम करती है, और ये काम कब हुआ था, 1869 में नौ परिवहन के लिए खोला गया था। तो ये आपको जो है ईयर जो है आपको याद रखना है। वहीं 150 साल पुरानी इस नहर की शुरुआत जो है वर्ष ब्रिटिश और फ्रांसीसी के द्वारा जो है इनके नियंत्रण में 1956 में जो है मिस्र के द्वारा एक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वहीं मध्य पूर्व में जो है अंतरराष्ट्रीय स्वेज संकट जुलाई 1956 में सामने आया, जब जो है मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर के द्वारा जो है स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने की बात कही गई। इस नहर का जो है स्वामित्व की बात करें तो स्वेज नहर कंपनी यानी कि स्वेज कैनल
कैनाल कंपनी के पास है और फ्रांसीसी और ब्रिटिश के हितों के द्वारा जो है ये कंट्रोल होती है। ये जो नहर है 5 बार बंद कराया गया है। जब अंतिम बार की बात करें तो ये जो है 8 साल तक बंद रहा और इससे जो है ये कब खुला था तो याद रखिएगा जून 1975 में नौ परिवहन के लिए से फिर से खोला गया। तो ये तो यहाँ पे कुछ इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रहा कि इसका स्वेज नहर। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे मैप में, तो मैप से आप लोग को जो है थोड़ा बहुत और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट होगा। तो देखिए स्वेज नहर की बात करें तो यहाँ आप लोग देखिएगा ये है स्वेज नहर, ठीक है, जो कि यहाँ पर रेड सी को और ये मेडिटेरियन सी को जो है जोड़ने का काम करता है। इसी के साथ गल्फ ऑफ अडान देखेंगे, इसी के साथ यहाँ पे देखेंगे आप लोग अरेबियन सी है, गल्फ ऑफ ओमान है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये सारी चीजें जो है आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ से जो है पूरे विश्व का 12% व्यापार का जो यहाँ पे आवाजाही होता है वो इसी रूट से होता है। तो ये स्वेज नहर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। और इजिप्ट की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये यहाँ पे इजिप्ट का भी आप लोग लोकेशन देख पाएंगे। तो इसी के कंट्रोल में फिलहाल क्या है, ये इजिप्ट है और ये 5 बार जो है अब तक बंद हो चुका है। इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। जैसे अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7 है। हाल ही में किसने गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल का जो है शुभारंभ किया है? तो अभी जो है गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल की बात करें तो ये भूपेंद्र पटेल जो कि यहाँ के सीएम है गुजरात के, इनके द्वारा जो है अभी गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल का जो है उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, हाल ही में किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा सोनी स्पोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? सोनी स्पोर्ट्स के द्वारा जो है अभी कार्तिक आर्यन को फुटबॉल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीता है? तो याद रखिएगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीता गया है। तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में जो है अपने 54 साल के इतिहास में इनके द्वारा 25वीं बार जो है भारतीय खेलों में सबसे प्रतिष्ठित मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीतकर एक बार फिर से इनके द्वारा इतिहास रचा गया है। वहीं गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो कि 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय भवन में देश के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 25वीं बार माका ट्रॉफी का आयोजन करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे जो आपको शॉर्ट नोट में यहाँ बता दिया गया है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया? तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया है और ये 54 सालों के इतिहास में ये 25वीं बार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो अभी जो है हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ने डीन एल्गर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो याद रखिएगा ये दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं जिनके द्वारा जो है अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की बात की गई। इनका नाम क्या है? डीन एल्गर, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे शॉर्ट नोट की। तो डीन एल्गर के द्वारा कहा गया है कि भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के बाद जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से ये संन्यास ले लेंगे। इनके द्वारा जो है अभी 5146 रन के साथ डीन एल्गर जो कि टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के 8वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। डीन एल्गर जो है 12 साल के करियर में इनके द्वारा जो है 46 टेस्ट मैच भी खेले गए हैं। तो ये इनके बारे में कुछ बातें थी, आपको याद रखना है। डीन एल्गर जो कि अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से इनके द्वारा संन्यास लिया गया, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अब बात करते हैं कि लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताने की बारी है। तो भी हाल ही में किस एयरपोर्ट के जो है T2 विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो बेंगलुरु एयरपोर्ट को, ठीक है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। हाल ही में विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने खोजे गए नए बैक्टीरिया का नामकरण किनके नाम पर किया गया? ऑप्शन आप सभी के सामने है, करेक्ट ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में अभी बताना। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग अब स्टैटिक जीके के बारे में। तो स्टैटिक जीके में आज क्या बात करेंगे, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ से कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, तो आपको जो है यहाँ पे एक बार और रिवीजन कर लेना है। आई नो आप सभी को जो है क्वेश्चन आते होंगे राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आते होंगे। तो एक बार जो है आप लोग को रिवाइज करने का काम करना है, सिर्फ जल्दी से आइए रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 72 थी, यानी 72 थी। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक। क्या नाम है इनका? असैनिक सेवक। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था कहां पर? बंबई में हुआ था। कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, क्या नाम है इनका? W.C. बैनर्जी। क्या है? W.C. बैनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन
की बात करें तो अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है दूसरा अधिवेशन किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। कितनी थी? 33 जो है यहाँ पर मुस्लिम प्रतिनिधियों की यहाँ पर बेसिकली संख्या थी जब यहाँ पर जो है द्वितीय सम्मेलन हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम याद रखना है, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि ये सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो इनका नाम क्या है? सरोजनी नायडू। क्या नाम है? सरोजनी नायडू। वहीं जन गण मन पहली बार गाया गया था कब? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन यानी कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में जो है पहली बार जन गण मन को गाया गया था। ये भी याद रखना है, कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था और 1911 में। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो अमृतसर में ये अधिवेशन हुआ था 1919 में। ठीक है, तो ये सभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी यहाँ पे आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएंगे, आई होप जो है आप लोग एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रिविजन करते रहना ना जरूरी है। तो यहाँ हमने कर लिया अपने स्ट्रेटेजी को कंप्लीट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।